स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है एक विलेज जहाँ पे एक लड़का होता है एंड उसे बंदी बनाकर रखा गया होता है। वहाँ पे उस विलेज के चीफ भी मौजूद होते हैं। चीफ का ऑर्डर होता है कि उस लड़के को मार दिया जाए एंड यहाँ पे फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि उस लड़के के गर्दन के ऊपर तलवार चल रही होती है, बट उस लड़के को कोई भी असर नहीं होता है। एक दो बार और तलवार चलते ही वो तलवार भी टूट जाती है, जिसको देखकर चीफ लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाते हैं। उसके बाद हम लोगों को वो लड़का को दिखाया जाता है जिसमें वो लड़का अपने मन में बोल रहा होता है कि मैं आखिर मर क्यों नहीं रहा हूँ, मुझे ये ज़िंदगी से कोई लगाव नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है, तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा इस ज़िंदगी से कि मैं बहुत ज़्यादा जीने वाला हूँ, लेकिन मैं मर क्यों नहीं रहा हूँ। उसके दूसरे सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि अब शाम हो चुकी है एंड यहाँ पे ये लड़का अभी भी बंदी बना हुआ है और वहाँ पे मौजूद वो लड़की इससे सवाल जवाब कर रही है, जहाँ पे थोड़ा बहुत इससे नेगोशिएशन होता है। और वो लड़की पूछती है तो तुम निंजुत्सु भी जानते हो ना, तो वो लड़का पूछता है तुमसे इससे क्या मतलब, जिसमें लड़की बोलती है बस मेरे को जानना था, जिसमें लड़का बोलता है तब तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। इसके बाद हम लोगों को फिर से दूसरा दिन दिखाया जाता है जिसमें फिर से उस लड़के को मारने की कोशिश की जा रही होती है चीफ लोगों की तरफ से। यहाँ पे हम लोगों को दिखाया जाता है कि इस लड़के को फिर से बंदी बना के रखा गया है एंड अब इसे ज़िंदा जलाने की प्लानिंग हो रही है। ये एक ऐसा सजा है जिसमें इंसान को ज़िंदा जला दिया जाता है एंड वो पेनफुल डेथ से मर जाता है। उसके बाद वहाँ पे आग लगा दी जाती है जिसमें वो लड़का जलने लगता है एंड यहाँ पे चीफ मौजूद रहते हैं एंड वहाँ पे वो लड़की भी मौजूद रहती है जो कि कल रात को उस लड़के से नेगोशिएशन कर रही थी। एंड एट लास्ट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो लड़का यहाँ पे भी नहीं मरता है एंड फिर से शाम हो जाती है एंड वो लड़की फिर से उस लड़के से नेगोशिएशन करने आ जाती है। लड़की फिर उस लड़के से पूछती है तुम अपने बैकग्राउंड के बारे में बताओ, अपने पास्ट के बारे में बताओ, जिसमें लड़का बोलता है मेरा पास्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। मुझे बचपन में ही बताया गया था कि मेरे पेरेंट्स लोगों की हत्या कर दी गई है जो कि मेरे चीफ ने की है मेरे विलेज के, और मेरा जीने का कोई ड्रीम भी नहीं है। और तो और शिनोबी लोग का ड्रीम होता ही क्या है, वो बस वही करते हैं जो उन्हों को कहा जाता है। जिसमें लड़की पूछती है आखिर ये लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं, तुम्हें पकड़ा क्यों गया। तो फिर से वो लड़का बताता है कि मेरा बस एक ही गलती था कि मैं विलेज से भागना चाहा और ये विलेज किसी को भी अलाउ नहीं करती इस विलेज को छोड़ के जाने का लिए। इसमें वो लड़की फिर से पूछती है कि आखिर तुम्हें इस विलेज को छोड़ के जाना ही क्यों था। इस क्वेश्चन के बाद ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है एंड फिर से सेकेंड डे स्टार्ट हो जाता है एंड यहाँ पे हम लोगों को दिखाया जाता है कि फिर से इस लड़के को एक पेनफुल डेथ देने की तैयारी हो रही है, जहाँ पे दो काले बुल रहते हैं एंड वो लड़का के दोनों पैर में एक एक बुल को बांध दिया गया होता है। एंड इस डेथ में होता क्या है कि ये जो दोनों बुल रहते हैं वो अपने मैक्स फोर्स से दूसरे दिशा में भागते हैं, जिसमें उस लड़के का बीच से पूरा बॉडी अपार्ट हो जाएगा एंड एज अ रिज़ल्ट वो लड़का पेनफुल डेथ से मारा जाएगा। एंड अब ये दोनों बुल अपोजिट डायरेक्शन में भागने के लिए तैयार होते हैं एंड यहाँ पे जैसे ही उस लड़का का पैर टाइट होता है वो लड़का अपना पैर को थोड़ा सा पुश करता है अपनी तरफ एंड यहाँ पे हम लोगों को दिखाया जाता है कि दोनों बुल का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है एंड एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे भी फिर से वो लड़का बच चुका हुआ रहता है। जहाँ पे देखिए चीफ वगैरह लोग बहुत हैरान हो जाते हैं एंड वहाँ पे मौजूद वो लड़की भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद वहाँ पे मौजूद वो लड़की वो लड़के के पास आती है और पूछती है कि तुम मुझे फिर से वो आंसर दोगे जो मैंने कल रात में तुमसे पूछा था, आखिर तुम विलेज को लीव क्यों करना चाहते थे। जिसमें वो लड़का बोलता है कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं था, बस मेरा मन किया लीव करने का। मैं अपने विलेज इवाकागुरे में बेस्ट था और मेरी शादी भी चीफ की लड़की के साथ हुई थी, लेकिन उसकी बेटी सच्ची में एक इडियट थी। लेकिन वो लड़की काफ़ी अच्छी और खुशदिल थी, लेकिन वो मेरे लाइफ को ऊपर नीचे करके रखी हुई थी। ये ना करो वो ना करो, खाने से पहले प्रे किया करो एंड घर पे घुसते समय चप्पल उतार दिया करो। एक दिन मैं इस सबसे परेशान आ गया और उसके बाद मैं चीफ के पास गया अपनी हेल्प के लिए, बट चीफ ने वो हेल्प करने से इनकार कर दिया और मुझे बंदी बना दिया। और मुझे पता था अब मैं कहीं पे भी कितनी भी कोशिश कर लूँ, मुझे उस विलेज के लोग कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। मैं कहीं पे भी भागने की कोशिश कर लूँ वो हमेशा मेरे ऊपर नज़र रखेंगे। बस इसीलिए मैं किसी तरह भागने की कोशिश किया था। दूसरे सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है वो लड़की किसी विलेजर के साथ चल रही होती है, जहाँ पे वो विलेजर बोलता है कि लड़की लोगों को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तभी वो लड़की बोलती है ये वही लड़का है क्या, गाबी मारू, एक शिनोबी जो कि इवाकागुरे में रहता है। वहाँ पे मौजूद वो लड़का बोलता है इसका एक दूसरा नाम है जो कि है गाबी मारू द हॉलो।
लोग इसे मॉन्स्टर बोलते हैं, जो कि 20 लोगों को मारा था जब ये बंदी बनाया गया था। एंड इसके पास कोई भी टाइप का मर्सी नहीं है। और बहुत सारे लोगों का तो ये मानना है कि गाबीमारू ने एलिक्सर ऑफ लाइफ को खाया है, जो कि एक दवा है जिससे इंसान अमर हो सकता है, और वो दवा केवल और केवल शिनशिकु में मिल सकता है। जिसमें लड़की बोलती है, तुम श्योर हो कि उसने दवा खाया है वो वाला? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। अगर वो दवा खाया होता तो उसको ज़रूरत ही क्या थी वो 20 लोगों को मारने की? वो तो ऐसे भी मर नहीं सकता ना। यहाँ पे मौजूद ये लड़का सोच रहा होता है कि मैं आखिर मर क्यों नहीं रहा हूँ, मुझे तो ये लाइफ, ये ज़िंदगी पसंद ही नहीं है, मुझे मरना होगा और मैं अब कल मर जाऊँगा। एंड फिर सेकेंड डे में हम लोगों को दिखाया जाता है कि ये लड़का फिर से अभी भी नहीं मर पा रहा होता है। यहाँ पे मौजूद चीफ भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि आखिर ये लड़का मर क्यों नहीं रहा है। तभी वहाँ पे मौजूद वो लड़की बोलती है कि क्या तुम लोग अरेंजमेंट कर चुके हो? और मैं भी अब रेडी हूँ, अब मैं खुद इस लड़के को मारूंगी। यहाँ पे फिर गाबीमारू को एक न्यू जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है। एंड यहाँ पे वो लड़का देखता है कि सामने तो वही लड़की है जो इतने दिन से उससे नेगोशिएशन कर रही होती है। एंड वो लड़का पूछता है कि आखिर ये है कौन? जहाँ पे वो खड़ा चीफ बोलता है कि ये एक नॉर्मल इंस्पेक्टर नहीं है, इसका नाम यामादा आसेमोन सागिरी है। यहाँ पे हम लोगों को बताया जाता है कि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है एंड ये लोग मास्टर होते हैं स्वॉर्ड्समैन के। एंड ये लोग एक बार में बहुत लोगों को मार सकते हैं एंड इनका वार कभी भी मिस नहीं होता है। ये लोग एक सिंगल ब्लो में सारे क्रिमिनल को मार सकते हैं। यहाँ पे मौजूद वो लड़की बोल रही होती है, गाबीमारू तुमने बोला था ना कि तुम्हें कोई एक ऐसा शख्स चाहिए जो मुझे मार सके, तो मैं हूँ, मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूँगी। और ये सुनते ही गाबीमारू को एक ऐसा एहसास होता है। तो ऐसा एहसास होते ही गाबीमारू बहुत घबरा जाता है एंड वो अपने हाथ के हथकड़ी को तोड़ दिया हुआ रहता है। और एक ही सेकेंड में वो लड़की गाबीमारू के पीछे आ जाती है एंड अपना शॉट्स चलाती है। तभी वो लड़का फिर से उसे काउंटर टैकल करके पीछे हो जाता है। तभी वो लड़की बोलती है, तुम आखिर भागे क्यों मेरे अटैक से? तुम्हें तो मरना था ना, अगर तुम नहीं भागते तो तुम अब तक मर चुके हुए रहते। एंड यहाँ पे वो लड़का देखता है जो आज तक कभी भी उसके शरीर से एक बूंद भी खून नहीं निकला था, आज उसे एक कट लगा हुआ है उसके नेक पे। एंड वो उसे उस ब्लड को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद वो लड़की उसके ऊपर अटैक कर रही होती है एंड वो फिर से काउंटर अटैक कर देता है एंड वो उसे अब रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं, मुझे तो मरना नहीं था। जहाँ पे वो लड़की बोलती है, तो आखिर तुम्हें भी समझ आ गया ना? मेरे ब्लेड को देख के अच्छों की हवा खिसक जाती है एंड वो अपने ट्रू फॉर्म में आ जाते हैं। उसके बाद वो लड़की बोलती है, तो तुम आखिर इतनी देर से मुझसे झूठ बोल रहे थे ना, तुम्हें तो अपने जान से प्यार है। नहीं, तुम्हें शायद अपनी जान से नहीं, तुम्हें अपने वाइफ से प्यार है। जिसको सुन के गाबीमारू को बहुत एक शॉकिंग टाइप का लगता है। वो लड़की गाबीमारू से बोलती है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा जीने की वजह तुम्हारी वाइफ ही थी, है ना? तभी गाबीमारू को अपना पास्ट याद आने लगता है, जिसमें वो अपने वाइफ से बिताया हुआ सारा अच्छा पल याद कर रहा होता है। एंड उसके बाद फिर गाबीमारू थोड़ा गुस्से में उस लड़की की तरफ बढ़ता है एंड फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत फाइट होता है, जहाँ पे वो लड़की पूछती है कि आखिर मैं सच बोल रही थी ना, तुम्हारा जीने का वजह तुम्हारी वाइफ ही थी ना, तुम इसीलिए नहीं मर पा रहे थे क्योंकि तुम अपने वाइफ के प्रति फील करते हो, तुम्हारे फीलिंग ही ने तुम्हें अभी तक बचा रखा है। तो तुम आखिर इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम क्यों अपने आप से झूठ बोल रहे हो? उसके बाद गाबीमारू बोलता है कि तुम शांत रहो, तुम्हें नहीं पता मैं कैसे जीवन जीते हुए आया हूँ, तुम्हें मेरे बारे में कोई आइडिया नहीं है। मैं एक हॉलो हूँ, मैं एक हॉलो इंसान हूँ, मेरा नाम गाबीमारू द हॉलो है। एंड इतना ही बोल के उसे फिर से अपना फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पे उसकी वाइफ बोल रही होती है कि नहीं, तुम हॉलो नहीं हो, तुम्हारा ये निकनेम नहीं है, तुम बहुत स्वीट और काइंड इंसान हो। गाबीमारू के पास में हम लोग को दिखाया जाता है कि कैसे उसकी वाइफ उसे सपोर्ट कर रही होती है एंड उसकी वाइफ बोलती है कि तुम बहुत काइंड पर्सन हो, आखिर तुम ही तो हो जिसने मुझे इस चेहरे में भी अपनाया। उसके बाद हम लोगों को कुछ ऐसा सीन दिखाया जाता है जिसमें गाबीमारू बहुत ब्लश कर रहा होता है। तभी उसकी वाइफ बोलती है, देखो अपने आप को कितना ब्लश कर रहे हो, ऐसा लड़का तो कभी भी एक हॉलो हो ही नहीं सकता। उसके बाद हम लोगों को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें गाबीमारू ये सब सोच के और गुस्सा हो जाता है एंड चीख रहा होता है कि मैं गाबीमारू हूँ द हॉलो मैन, मैं एक हार्टलेस पर्सन हूँ, मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मेरा जीने की वजह कुछ नहीं है। एंड यहाँ पे हम लोगों को कुछ फाइट का सीन भी दिखाया जा रहा होता है। उसके बाद फिर हम लोगों को उसके पास्ट में दिखाया जाता है जो कि गाबीमारू सोच रहा होता है एंड वहाँ पे हम लोगों को दिखाया जाता है कि गाबीमारू कैसे अपने पास्ट लाइफ में एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, एक नॉर्मल इंसान की तरह,
बिना उसे मार काट के एक नॉर्मल लाइफ ह्यूमन बीइंग की तरह जीना चाहता था। एंड वो इसके लिए उस अपने विलेज के चीफ के पास भी जाता है, बट उसके चीफ इनकार कर देते हैं और उसके वाइफ को ही बंदी बना लिए होते हैं एंड उसे मारने का सीन दिखाया जाता है। ये सब सोच के गाबीमारू को और भी गुस्सा आ रहा था एंड वो चीखते हुए बोल रहा था, मैं ये इम्पॉसिबल है कि मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन जाऊं। और यहाँ पे गाबीमारू अपना फाइनल स्ट्राइक मार ही रहा होता है उस लड़की को, तभी लड़की बोलती है नहीं ये पॉसिबल है। एंड वो अपना एक अग्रीमेंट दिखाती है गाबीमारू को, जिसमें बताती है कि ये अग्रीमेंट तुम्हारी वाइफ को प्रोटेक्ट करने का दावा देता है और तुम्हारे ऊपर सारे चार्जेस को भी हटा देता है, बट उसके लिए तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी होगी। लड़की बताती है कि वो शर्त ये है कि तुम्हें एक अंडरवर्ल्ड में जाना होगा। जहाँ पे गाबीमारू पूछता है अंडरवर्ल्ड क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊँ, जिसमें लड़की बोलती है नहीं, एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशहाली है एंड वहाँ पे कोई भी पेन नहीं है, जिसका नाम है सिनसेन। वो लड़की बोलती है बहुत लोगों का मानना है सेंसिको में एक पैराडाइज है, एक हेवन है, बहुत लोग उसके खोज में पहुँचे भी हैं और उन्हें बहुत सारा ब्यूटीफुल चीज़ भी एक्सप्लोर किया है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखने को मिला है, बट हेवन की तरह है बिल्कुल। और वहाँ पे एक दवा भी मिलती है जिसका नाम है एलिक्सर ऑफ लाइफ, जिसको खाने से आदमी अमर हो जाता है। बहुत लोग उसके खोज में उस एलिक्सर को लेने सेंसिको में गए हैं, लेकिन कोई भी वहाँ से ज़िंदा नहीं लौटा और जितने भी लौटे हैं वो बस मरे हुए लौटे हैं और उसके ऊपर फ्लावर बिछा हुआ रहता है। ये सब एक फेरी टेल लगता है, इन लोगों का भी मानना था जब तक उन लोगों ने खुद से ये सब नहीं देखा। उसके बाद वो लड़की गाबीमारू से कहती है मैंने सुना है कि तुम्हारी वाइफ अभी भी ज़िंदा है तुम्हारे ही विलेज में एंड उससे मिलने का बस एक ही तरीका है, तुम मेरे साथ सेंसिको में चलो और वो एलेक्सर को वापस लेके आओ एंड उसके बाद हम तुम्हारे वाइफ से मिला देंगे। जिसको सुन के गाबीमारू को बहुत अजीब लगा एंड थोड़ा इमोशनल हो गया एंड उसको फिर से उसका अपना पास्ट याद आने लगा, जिसमें उसकी वाइफ उसको बुला रही है। एंड तभी वहाँ पे मौजूद जो चीफ वगैरह थे वो बोलते हैं कि ये सब टाइम नहीं, ये सब फालतू बातें करने का एंड जल्दी से इस लड़के को मारो। है कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि तुम्हें मेरा निंजूत्सु देखना है, अब वो टाइम आ गया है, तो तुम अब देख सकते हो मेरा निंजूत्सु। और विथ इन अ सेकेंड गाबीमारू सारे वहाँ पे मौजूद सारे सैनिकों को मार दिया होता है एंड अब गाबीमारू एग्री कर लेता है वो लड़की से कि मैं एलिक्सर लेके आऊँगा एंड उससे पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जहाँ पे वो लड़की बोलती है तुम पहले मेरे साथ एडो चलोगे, जहाँ पे फिर से गाबीमारू बोलता है एडो क्यों, डायरेक्ट वो आइलैंड पे चलते हैं। बता रही होती है जिसमें वो बता रही होती है कि कैसे वो अपने पापा को देख के इंस्पायर हुई ये जॉब अपनाने के लिए, ये असैसिनेशन अपनाने के लिए। यहाँ पे हम लोगों को दिखाया जाता है कैसे यामादा के पापा एक परफेक्ट ब्लो में ईजिली किसी का भी सर गले से अलग कर देते हैं एंड वो इतना परफेक्ट होता है कि उस बंदे को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता एंड एक सिंगल ब्लो में उसका सर अलग हो जाता है। तो ये सब यामादा यहाँ पे देख रही होती है एंड उसके बाद ही उसे इंस्पिरेशन मिलता है अपने पापा से एंड वो भी एक लड़की होने के नाते अपने पापा की तरह बनना चाहती है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि यहाँ पे यामादा भी एक लड़के को मार रही होती है एंड ईजिली उसे मार भी देती है एंड वहाँ पे खड़े मौजूद जो आदमी लोग होते हैं वो यामादा को बहुत शाबाशी दे रहे होते हैं एंड उसके बाद यामादा को अचानक से कुछ डर सा महसूस होता है एंड उसे कुछ एक फियर दिखता है। उसके बाद वहाँ पे मौजूद एक आदमी आता है एंड यामादा से बोलता है कि तुम अपने पापा की तरह नहीं बन पा रहे हो, तुम्हारे ब्लेड में तुम्हारा डर दिख रहा है। एंड वो जो आदमी वहाँ पे मरा हुआ है वो भी पीसफुली नहीं मरा, उसे भी मरते हुए बहुत ज़्यादा पेन हुआ है। तुम्हारे पापा एक सिंगल ब्लो में एकदम स्मूथ पेनलेस किल करते हैं। जिसमें यामादा बोलती है ठीक है मैं इसको सुधारने की कोशिश करूँगी। फिर से सीन कट होता है एंड फिर कुछ दिन के गैप के बाद हम लोग को फिर से दिखाया जाता है कि यामादा फिर से एक इंसान को मार रही होती है एंड मारते समय वो बहुत ज़्यादा हिचकिचा रही होती है एंड फाइनली वो उस लड़के को मार देती है। एंड उसके बाद वहाँ पे मौजूद फिर से वो आदमी बोलता है सागरी अपने ब्लेड में देखो। एंड उसके बाद यामादा उस ब्लेड में देखती है एंड उसे अपना डर दिख रहा होता है उसके ब्लेड में। एंड फिर वो आदमी बोलता है तुम्हारे ब्लेड में तुम सबका ट्रूथ रियलिटी देख सकते हो। जिसमें सागरी अपना देख रही होती है कि कैसे वो हिचकिचाती है, अपना डर देखने को मिलता है उसको किसी इंसान को मारते हुए। उसके बाद हम लोग को प्रेजेंट का सीन देखने को मिलता है जहाँ पे सारे क्रिमिनल्स इंक्लूडिंग गाबीमारू सारे एक जगह इकट्ठे हुए होते हैं
उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है वहाँ पे जो गार्ड मौजूद होते हैं वो सारे क्रिमिनल्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं एंड बोलते हैं कि अभी जो तुम लोग को सामने बैठा हुआ है वो है शोगुन, एक तरह से तुम लोग उसको हेड कह सकते हो वहाँ का, उस डिपार्टमेंट का। तो वहाँ पे वो गार्ड बोलते हैं कि ये जो शोगुन बैठे हुए हैं ये तुम लोगों के सामने एक ऑफ़र रखना चाहते हैं। एंड फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि यहाँ पे सागरी सारे क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड देख रही होती है एंड जिसमें उसको पता चलता है कि ये जितने भी क्रिमिनल्स हैं सारे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हैं। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो गार्ड रहते हैं वो सारे लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं एंड बताते हैं कि शोगुन का ऑर्डर ये है, ऑफ़र ये है कि तुम लोगों को एक आइलैंड पे भेजा जाएगा एंड वो आइलैंड से जो भी एलेक्सर ऑफ लाइफ को लेके आता है उसे पूरे क्रिमिनल रिकॉर्ड से मुक्त किया जाएगा एंड उसे फ्री कर दिया जाएगा। ये बात सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी मौजूद क्रिमिनल्स हैं सब अचानक से सब शांत हो जाते हैं एंड बात पे फोकस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मौजूद एक क्रिमिनल हंसता है और बोलता है कि शायद मैं भले ही आज़ाद हो जाऊँ लेकिन मुझे मज़ा नहीं आएगा, मुझे तो मारने में और बच्चे को किडनैप करने में, औरतों को मारने में ही मज़ा आता है। जिसको सुन रही होती है सागरी और मन ही मन में सागरी सोच रही होती है अगर मैंने इसको मार दिया तो शायद मेरे मन में जितना डर और हिचकिचाहट थी सारी दूर हो जाएगी। एंड यहाँ पे मौजूद गाबीमारू बहुत काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका था एंड उसके पीछे एक लड़की बैठी होती है जो कि क्रिमिनल ही होती है ऑफ कोर्स एंड वो बोल रही होती है, अरे तुम तो गाबीमारू हो ना, वो लेजेंड, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुमने तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो लेकिन तुम्हें देख के लगता तो नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा छोटे हो, अब पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे तो नहीं लगता तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। जिसमें गाबीमारू बोलता है सॉरी मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया। उसके बाद वहाँ पे मौजूद गार्ड सारे क्रिमिनल्स को बता रहे होते हैं कि तुम लोगों को सिंपली एक आइलैंड पे जाना है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है, एक हेवन की तरह है। जिसको सुन के कोई भी क्रिमिनल्स को कोई मतलब ज़्यादा खास इंटरेस्ट आ नहीं रहा था। उसके बाद फिर गार्ड बोलते हैं कि तुम लोग अभी अपना कवर हटा सकते हो एंड जैसे ही सारे लोग कवर हटाते हैं वो लोग थोड़ा सा खुश हो जाते हैं एंड उन लोगों को आराम फील होता है। एंड उसके बाद उन सारे क्रिमिनल्स के सामने एक कवर्ड चीज़ लाई जाती है एंड उसके बाद उसका कवर्ड हटाते हैं तो सारे क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है एक इंसान जो कि पूरा मर चुका हुआ रहता है एंड उसके सारे शरीर से बहुत सारा खून निकला हुआ रहता है। एंड उसके बाद गार्ड सारे क्रिमिनल्स को बताते हैं कि तुम्हें वो आइलैंड पे जाना है एंड लाइफ ऑफ एक्सेलर लाना है। लेकिन वहाँ पे पहले ही 60 बंदे जा चुके हैं एंड वो 60 के 60 मारे गए हैं, केवल यही एक जिंदा वापस आया है। इसीलिए हम लोगों को कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है उस पैराडाइज आइलैंड के बारे में। जिसको सुन के सारे क्रिमिनल्स बहुत घबरा जाते हैं एंड बहुत लोग तो डरने लगते हैं एंड सारे क्रिमिनल्स को मना कर देते हैं कि नहीं मैं तो नहीं जा रहा। तभी उन क्रिमिनल्स के बीच में एक मौजूद एक लड़का बोलता है कि ठीक है मान लेते कि वो आइलैंड बहुत ज़्यादा डेंजरस है लेकिन अगर हम लोग वहाँ पे जाते हैं एंड वहाँ पे लाइफ ऑफ एक्सेलर नहीं मिलता है तब क्या होगा। जिसमें गार्ड लोग एकदम शांत हो जाते हैं और बोलते हैं कि ज़्यादा बकवास मत करो एंड जैसा कहा जाए बस वैसा करो। तभी वहाँ पे मौजूद एक क्रिमिनल उठता है और बोलता है नहीं मैं नहीं जाने वाला एंड वो पीछे मुड़ के जा रहा होता है। एंड जैसे ही वो जा रहा होता है तभी एक समुराई उसके पीछे से आता है एंड उसको सीधा मार देता है, जिसको देख के सारे क्रिमिनल्स डर जाते हैं। एंड तभी वहाँ पे मौजूद गार्ड बोलते हैं कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तुम्हें वहाँ पे जाना ही होगा, ऐसे भी तुम लोगों को डेथ सेंटेंस मिला हुआ है, मतलब तुम लोग की तो जान जानी ही थी, तो क्यों ना तुम लोग वहाँ पे जाके एक हेवन को महसूस करके आओ। एंड गार्ड बोलते हैं तुम लोगों के पास कोई ऑप्शन है भी नहीं, तुम सारे लोगों को निगरानी दी जाएगी हमारे समुराई के तरफ से, इसलिए अगर तुम लोग कुछ भी गलती करते हो या तुम लोग कैपेबल नहीं हो या तुम लोग वापस पीछे जाने का सोचते हो तो तुम लोगों को इस बंदे की तरफ मार दिया जाएगा। एंड यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो गाबीमारू के निगरानी पे रहेगा वो और कोई नहीं सागरी ही होती है। उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो गार्ड होता है वो शोगुन से कुछ बात कर रहा होता है। एंड उसके बाद गार्ड बोलता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिमिनल्स हैं एंड हमारे पास पोर्ट में लिमिट बहुत कम है, तो यहाँ पे तुम लोगों का नंबर ज़्यादा होने के कारण तुम लोगों को नंबर को छोटा करना पड़ेगा एंड हमारे बोट्स में इतने लोग नहीं आ सकते। एंड जिसको सुन के वहाँ पे एक क्रिमिनल उठता है एंड दूसरे क्रिमिनल को मारने लगता है एंड बोलता है इसका मतलब हम लोगों को फाइट करना होगा एंड जो बेस्ट होगा वही जाने वाला है। एंड ये सब सुन के एंड ये सब देख के सारे क्रिमिनल्स एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। एंड वहाँ पे मौजूद शोगुन बहुत ये सब क्रिमिनल्स का लड़ाई देखते हुए बहुत मज़ा ले रहा होता है। सारे क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं एंड सब एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। एंड यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि बहुत सारे क्रिमिनल्स तो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हैं। यहाँ पे बस शोगुन एक गार्ड से पूछता है कि इन सारे क्रिमिनल्स में से जो सबसे ज़्यादा खतरनाक क्रिमिनल है उनके रिकॉर्ड्स बताओ हमें। उसके बाद गार्ड सारे क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड बताता है एंड बताता है कि ये सारे क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। ये सारे क्रिमिनल्स को दिखाया जाता है एंड उसमें वो लड़की भी मौजूद होती है जो कि अभी
काबी मारू से बात कर रही होती है। फिर गार्ड शोगुन से बोलता है ये सारे क्रिमिनल्स में से जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है वो है काबी मारू द हॉलो। एंड उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि शोगन देख रहा होता है कि काबी मारू तो अपने प्लेस से हिला भी नहीं एंड वो एकदम चिल मार के खड़ा है एक जगह। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों को फिर से सागरी का सीन दिखाया जा रहा होता है एंड यहाँ पे वो लड़का फिर से सागरी को बता रहा होता है कि शायद तुम अभी भी हिचकिचा रही हो, अभी भी तुम फियर पे हो, तुम्हारे लिए तो ये काम बना ही नहीं है, तुम्हें तो एक मैंशन में बैठ के अभी चिल करना चाहिए। तभी उसके बाद हम लोगों को सागरी का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि सागरी जो थी वो एक बहुत गंदे गिल्ड में पैदा हुई थी, मतलब एक ऐसे परिवार पे पैदा हुई थी जिसका काम ही था लोगों को मारना। एंड वो जब बाहर लोकल मार्केट पे जाती थी तो वहाँ के सारे बच्चे सागरी को बहुत ज़्यादा बुली करते थे, बोलते थे कि तुम एक हत्यारिन की बेटी हो। तभी से सागरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था एंड वो अपना गोल तभी से सेट कर चुकी होती थी कि मैं अब एक तलवार उठाने वाली हूँ। एंड फिर सागरी अपना जब तलवार पहली बार उठाती है एंड उसे अपना रिफ्लेक्शन दिखता है तभी उसको अपना गोल समझ में आ जाता है, तभी उसका अपना मकसद समझ में आता है कि उसे करना क्या है। उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि वहाँ पे मौजूद जितने भी क्रिमिनल्स थे वो लोग एक टीम करके बोलते हैं कि अगर मैं वो सामने खड़ी सागरी को मार देता हूँ तो फिर ये सारा काम ही ख़त्म हो जाएगा। एंड वो फिर सारे लोग तीनों मिल के टीम बना के सागरी के ऊपर हमला करने जा रहे होते हैं। एंड जैसे ही वो तीनों जन सागरी को मारने जाते हैं सागरी एक ही ब्लो में तीनों को मार देती है। एंड जैसे सागरी उसे वो तीनों को मारती हुई होती है फिर से उसे वही डर वही हिचकिचाहट महसूस होती है। एंड उसके बाद तभी वहाँ पे एक वॉइस आता है कि ये सब लड़ाई पीट करना सही बात नहीं है और ये आवाज़ और कोई नहीं काबी मारू का होता है। एंड उसके बाद काबी मारू चलते हुए सीधा शोगन के पास पहुंच जाता है जिसमें सारे मौजूद गार्ड बोलते हैं तुम्हें पता नहीं है शायद तुम कहाँ पे आ रहे हो। यहाँ काबी मारू शोगन से बोलता है कि यार ये सब मार पीट करने से क्या फ़ायदा है। फिर मौजूद गार्ड थोड़ा गुस्सा हो जाता है एंड वो सारे क्रिमिनल्स को अनाउंस करता है काबी मारू को मार देगा वो ईजिली पैराडाइज आइलैंड पे जा सकता है। उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि वहाँ पे मौजूद जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं उसमें एक क्रिमिनल बहुत ज़्यादा होशियार बन के बाहर आता है और बोलता है कि मैं हूँ जो काबी मारू को पहले मारने वाला हूँ। एंड उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो क्रिमिनल काबी मारू के ऊपर एक ज़ोर का पत्थर फेंक के मारता है जिसको तो काबी मारू काफ़ी ज़्यादा ईजिली डॉज कर लेता है। एंड उसके बाद काबी मारू बोलता है कि तुम पछताने वाले हो, तुम फालतू का मेरे पीछे आने वाले हो और मुझे मारोगे, मैं तुम्हें ईजिली मार सकता हूँ एंड तुम अब मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं छोड़े हो। एंड उसके बाद हम काबी मारू धीरे धीरे उस बंदे के पास जा रहा होता है एंड एक ही अटैक में अपने हाथ से उसका गला चीर फाड़ कर देता है। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि काबी मारू बहुत चिल मारते हुए एंड काफ़ी ईजिली बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग पावर से 3-4 बंदे को नॉकआउट कर देता है। एंड यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है कि काबी मारू को इतना डेंजरस क्यों माना जाता है। यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है कि काबी मारू वहाँ पे काफ़ी ईजिली सबको चीर फाड़ कर देता है, एकदम टेंट पेंट फाड़ के सारे लोगों को मार देता है। एंड यहाँ पे मौजूद शोगन भी ये चीज़ देख के एक बार को तो थोड़ा बहुत डर जाता है एंड सारे समुदाय भी काबी मारू को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे दिखाया जाता है कि काबी मारू तो इन सब को लोगों को बहुत ईजिली मार दिया हुआ रहता है एंड वो कहता है कि मैं इन लोगों को मार तो दिया लेकिन इन सब का भार मेरे दिल पे बहुत ज़ोर का रहने वाला है। जिसको सुन के सागरी भी ये सब सारी चीज़ों को रिलेट कर पाती है अपने आप से एंड वो सोचती है कि मेरा और काबी मारू का बहुत सारा प्रॉब्लम हद तक सेम है, इसीलिए हम लोग किसी को भी मारने से पहले बहुत बार हिचकिचाते हैं। एंड इसके बाद मौजूद वहाँ पे कार्ड बोलता है कि अब यहाँ पे कुल टोटल 10 लोग सेलेक्ट हो चुके हैं जो कि उस आइलैंड पे जाने वाले हैं। एंड वो सारे 10 लोग दूसरे दिन वो बोट पे बैठ के सेल करते हैं आइलैंड की तरफ। एंड यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि वो सारे 10 लोगों के पास एक समुराई रहता है जो कि उनके ऊपर निगरानी कर रहा होता है। एंड यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि काबी मारू के साथ सागरी होती है। एंड यहाँ पे फिर थोड़े देर के बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि पूरा बोट पैराडाइज आइलैंड पे पहुँच चुका है एंड वो आइलैंड काफ़ी ज़्यादा पैराडाइज लग रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हेवन लग रहा है। एंड यहाँ पे हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो काबी मारू भी उस हेवन को देख के, उस पैराडाइज आइलैंड को देख के बहुत ज़्यादा